आप बिटकॉइन को किसी ऐसे व्यक्ति को आसानी से कैसे समझाएंगे जो ये पॉडकास्ट देखता है या जिसने फ्रांस या स्विट्जरलैंड के बैंक प्रमुख को ये कहते सुना है कि ये बिटकॉइन जैसी चीज़ बेकार है? मुझे लगता है कि ये समझना ज़रूरी नहीं है कि ये क्या है, बल्कि ये क्यों मौजूद है। मुझे लगता है कि हमें बिटकॉइन को 2 वाक्यों में समझाने की कोशिश बंद करनी होगी, क्योंकि ये आसान नहीं है। आप जानते हैं, आप कह सकते हैं हाँ ये एक विकेंद्रीकृत वगैरह वगैरह है, लेकिन लोग पूछते हैं क्या? हाँ, जो महत्वपूर्ण है। और अब वास्तव में जब सभी पत्रकार मुझसे ये सवाल पूछते हैं तो मैं कहता हूँ ठीक है, हाँ, लेकिन वास्तव में असली सवाल ये है कि बिटकॉइन क्यों मौजूद है और ये किस समस्या का समाधान करता है, आप जानते हैं। और हमने पहले इस पे बात की है, लेकिन मुझे लगता है कि ये शुरुआत है। और फिर सवाल ये है कि बिटकॉइन इस समस्या का समाधान कैसे करता है, आप जानते हैं। बिटकॉइन की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो इसे इस समस्या को सही तरीके से हल करने की अनुमति देती हैं, आप जानते हैं। और फिर आप विकेंद्रीकरण के बारे में बात कर सकते हैं कि ये बिना किसी तीसरे पक्ष के कैसे काम कर सकता है, कैसे पैसा कभी कभी, आप जानते हैं। मुझे अंग्रेजी में शब्द नहीं मिलते। कैसे पैसे का एल्गोरिदम, आप जानते हैं, मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति, हाँ धन्यवाद। बिटकॉइन की मौद्रिक नीति कैसे काम करती है और ये सुनिश्चित करती है कि आप जानते हैं कोई मुद्रास्फीति न हो, तब आप समझा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआत करना महत्वपूर्ण है कि ये क्यों मौजूद है और ये किस समस्या का समाधान करता है, आप जानते हैं, आप जानते हैं। क्या आप इसे मेरी माँ को समझा सकते हैं ताकि वो समझ सके? हाँ, मुझे लगता है कि मैं समझा सकता हूँ, क्योंकि वास्तव में मेरी किताब महीनों से इसी के बारे में है। क्योंकि मेरे पास हमेशा ये सवाल आता है, आप जानते हैं। तो हाँ, ये 2 वाक्यों में आसान नहीं है, क्योंकि आपको वास्तव में इसके लिए तर्क देना होगा। लेकिन मूल रूप से बिटकॉइन इसलिए मौजूद है क्योंकि आप अपने पैसे के मालिक नहीं हैं। ये पहली बात है। और बस अपने बैंक खाते के बारे में सोचें। आप जानते हैं वो पैसा जो आपके पास है, वास्तव में आपके पास कुछ भी नहीं है। यदि आपका बैंक आपसे कहता है कि आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते, तो ये काम नहीं करता है। आप जानते हैं, यदि आप रूसी नागरिक हैं, पुतिन क्रीमिया पर आक्रमण करते हैं, तो आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन तब स्विच चालू हो जाता है और आपके पास बैंकिंग प्रणाली तक पहुंच नहीं होती है और आपके पास कुछ नहीं बचता है। हर कोई सब कुछ इसे सामान्य समझता है और इसीलिए कोई भी इस तरह से नहीं सोचता। लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां हालात बदतर होते जा रहे हैं, आप उस स्थिति के बारे में सोचें जब आपको पैसों की जरूरत हो, क्योंकि आपको देश छोड़कर भागना है। तो नहीं, ये बंद है। माफ कीजिए, यहाँ पूंजी नियंत्रण, कैपिटल कंट्रोल है। आपके पास जीवन बीमा है। अपने जीवन बीमा से पैसे निकालने की कोशिश करें तो वे पूछेंगे कि आपको इसकी जरूरत क्यों है। इसमें महीनों लग जाता। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे आप वास्तव में अपना कह सकें। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण सोना, आप जानते हैं। आप सोने के मालिक हो सकते हैं, है ना? आप सोने के सिक्के, सोने की छोटी छड़ें, सब कुछ रख सकते हैं। लेकिन सोने के साथ एक समस्या है, इसे ले जाना आसान नहीं है, इसका आदान प्रदान मुश्किल है, ये भारी है। और क्या आप सुनिश्चित हैं कि ये असली सोना है? क्योंकि आप जानते हैं इसमें आधा सोना और आधी कोई और धातु हो सकती है। तो ये एक वास्तविक सवाल है। इसलिए बिटकॉइन इसका समाधान तैयार करता है, आप जानते हैं। और ये कैसे काम करता है, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप एटीएम जाते हैं, अपना कार्ड डालते हैं और $100 निकाल लेते हैं, इसे परवाह की कैसे काम करता है, आप बस इसे सामान्य मान लेते हैं। लेकिन बिटकॉइन के लिए भी आपको इसे वैसे ही स्वीकार करना होगा। ये बस एक मौद्रिक प्रणाली है जो एक अलग परत पे मौजूद है और आपको अपने ही पैसों तक प्रदान करती है। जब आप इसे समझ जाते हैं तो इसमें थोड़ा समय लगता है और आपको कदम दर कदम ये समझाना पड़ता है कि बिटकॉइन का मालिक होने का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि आप कुछ जानकारी के मालिक हैं और ये वास्तव में बहुत भौतिक है। फिर आपको ये समझाने और लोगों को स्थिति स्वीकार कराने के लिए और समय चाहिए। लेकिन मूल रूप से यही कारण है कि ये मौजूद है। आपने पहले उल्लेख किया था कि आपके पास इस बैंक में सोने की छड़ें थीं, लेकिन वो आपका सुरक्षित लॉकर नहीं था और इसलिए आपके पास उन सोने की छड़ों तक कोई पहुंच नहीं थी। हाँ, कानून के हिसाब से वे मेरी थी,
क्योंकि कानून मौजूद, लेकिन वास्तविकता यह है कि मैं भौतिक रूप से उन तक नहीं पहुंच सका। तो उस चीज़ में वास्तविक अंतर है जिसे आप अपना सोचते हैं और जो वास्तव में आपकी है। और यही अंतर है कॉइनबेस या बिनेंस जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज का उपयोग करने वाले लोगों के बीच, और जिसे हम कोल्ड वॉलेट कहते हैं। कोल्ड वॉलेट रखना या अपनी चाबियां खुद रखना, आप जानते हैं, नॉट योर कॉइन्स, ये कुछ ऐसा है जिसे शायद कुछ लोगों ने पहले सुना होगा। फिर आप जानते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप सीमा कहाँ खींचते हैं। अगर आपके पास बिटकॉइन है और वो किसी एक्सचेंज पर है तो कम से कम ये बहुत बेहतर है, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा है जो यूरो पर निर्भर नहीं है। हालांकि सवाल जो आपको खुद से पूछना चाहिए वो ये है कि मेरे लिए सबसे खराब स्थिति क्या है? क्या ये है कि कोई मुझे लूट ले और बंदूक की नोक पर मुझे अपने बिटकॉइन की चाबियां देनी पड़े, बिल्कुल वैसे जैसे मैं लूट जाऊं, मुझे अपनी तिजोरी में रखे सोने के बिस्कुट देने पड़े, समझ रहे हैं? क्या ये जोखिम सबसे बुरा है, या फिर ये कि किसी दिन किसी कारण से मैं एक्सचेंज को फोन करूं या उनसे अपने बिटकॉइन मांगूं और वे जवाब न दें या कहें क्षमा करें, आप सरकार की ब्लैकलिस्ट में हैं, या कुछ और हो जाए जैसे पूंजी नियंत्रण लग जाए, सरकार सारी क्रिप्टो संपत्ति जब्त कर ले और वे कहें कि क्षमा करें, हम आपको ये नहीं दे सकते। लेकिन ये जोखिम प्रबंधन का सवाल है। हालांकि किसी भी रूप में बिटकॉइन रखना कम से कम बेहतर ही है